Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss the topic Fayol's principle of management. So पहले हम इसकी background and history जानेंगे फ्योल की थोड़ी सी, ठीक है. So Henry Fayol was born in France in 1841. ठीक है, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था 1841 में. He got degree in mining engineering in 1860 and started working as an engineer in a coal mining company. तो इनकी जो डिग्री थी वो किस में थी? माइनिंग इंजीनियरिंग में थी. उन्होंने ये डिग्री कब हासिल की? 1816 में. और उसके बाद उन्होंने कहाँ वर्क करना स्टार्ट कर दिया? एज ए इंजीनियर वो कोल माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू हो गए. इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. 1888 में उनको प्रमोशन मिला और उस प्रमोशन के दौरान उन्हें कौन सी पोजीशन मिली? मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन मिली कंपनी में. एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. उस टाइम पे क्या था? कंपनी क्या थी? इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में थी. ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीडेड. तो उसने क्या किया? चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी जो मैनेजरल टेक्निक थी वो उसने अप्लाई की ताकि वो क्या कर सके? अपनी कंपनी को इस सिचुएशन से, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से बाहर निकाल सके. और उसमें क्या हुआ? वो सक्सीड भी हुए. व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर द कंपनी वॉज एज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड. 30 ईयर्स के बाद जब वो कंपनी से रिटायर्ड हुए तो कंपनी की पोजीशन क्या थी? एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड में कंपनी क्या करी थी? काम करी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी. ठीक है. नेक्स्ट है मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्योल. फ्योल के कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो क्या थे? हेनरी फ्योल बिकम फेमस एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस. इनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से ये क्या हो गए? मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स की क्या बन गए? ये फादर बन गए. इन्हें फादर बोला जाता है मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट के. ठीक है. तो उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है? ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजर स्किल. इन्होंने क्या किया कि बताया कि जो मैनेजर स्किल्स और टेक्निकल स्किल है उनमें क्या थोड़ा डिफरेंस बताया कि उनमें क्या क्लियर डिफरेंस है. He identified the main step in the process of management which are considered the major function of the management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मेन स्टेप फॉलो किए. ठीक है. उन्होंने कुछ मेन स्टेप इंट्रोड्यूस किए मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में, जिन्हें हम क्या कहेंगे? प्लानिंग. फर्स्ट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है. ही डेवलप्ड 14 principles of management which act as guidelines for managers to perform managerial activities. तो क्या बोलेंगे कि उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स डेवलप किए? 14 प्रिंसिपल डेवलप किए. ठीक है. और उन्होंने क्या कहा कि ये जो 14 प्रिंसिपल हैं, अगर हर एक मैनेजर अपनी मैनेजरियल एक्टिविटी में परफॉर्म करेंगे तो वो क्या होंगे? अपनी एक्टिविटी में सक्सीड कर पाएंगे. ठीक है. तो ये जो 14 प्रिंसिपल अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे. सो इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्योल. सो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन. तो क्या बोल रहे हैं कि अब डिवीज़न ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जितना भी काम है उसे क्या किया जाए, ताकि छोटे छोटे टास्क और यूनिट में क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए. ना कि उस काम को हम क्या करें? एक बंदे को पूरी तरह से करने के लिए दे दें. अगर वही काम अगर छोटी छोटी यूनिट्स और स्मॉल टास्क को हम क्या करें? अलग अलग लोगों को डिवाइड करके देंगे तो वो उस काम को क्या करेंगे? जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे. अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन. तो क्या काम जो डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर कोई बंदा सेल्स में एक्सपर्ट है तो उसे सिर्फ सेल्स का टास्क देना चाहिए. ठीक है. उसे परचेजिंग का टास्क नहीं देना चाहिए कि वो अपने परचेजिंग अकाउंट हैंडल करे. ठीक है. तो क्या बोला गया है कि उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उस बंदे को उस काम करने के लिए दिया जाना चाहिए. व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन ही विल बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट एंड द एफिशिएंसी लेवल विल इम्प्रूव. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो बंदा बार बार उस काम को करेगा तो वो क्या हो जाएगा? उस काम में क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा. ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या होगा? उस काम में क्या होगी? एफिशिएंसी लेवल क्या होगा? इम्प्रूव होगा.
So Fuel said not only the factory work but technical manager and skilled jobs should also be divided into small segment for a specialization. तो क्या बोल रहे हैं कि जो फ्यूल बोल रहे हैं कि सिर्फ फैक्ट्री वर्क ही नहीं, मतलब कि टेक्निकल मैनेजर और स्किल जॉब्स हर एक को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में, ताकि क्या कर सकें हम उसमें स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सकें. सो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. अब जो ये जो प्रिंसिपल था डिवीज़न ऑफ वर्क, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे. ठीक है, वो क्या होंगे? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हम अपने काम में क्या बन जाएंगे? स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी. इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. अगर हम इस प्रिंसिपल को ना फॉलो करें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? लैक ऑफ एफिशिएंसी की कमी आएगी और कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, मतलब किसी को पावर देना कि वो डिसीजन ले सके. और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन अ टाइम, मतलब उसे जिम्मेवारी देनी, रिस्पॉन्सिबल बनाना उस इंसान को, कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी कि वो क्या करे, अपनी जॉब को अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सके, कंप्लीट कर सके. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो क्या बोलते हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. इसकी एग्जांपल लेंगे हम एक. इफ़ अ पर्सन इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट इन अ 1 वीक टाइम बट ही इज़ नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी इंसान को काम दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे क्या करना, 100 यूनिट्स क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, बट उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, रॉ मटेरियल को परचेज कर सके. इफ़ देयर इज़ नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर रूम एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट ऑन अ टाइम. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, ठीक है, स्टोर रूम में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. ठीक है. So the worker can't be blamed for not completing on time because he was given only the responsibility and not the matching authority to carry on the work. तो इसमें क्या होगा, हम किसी भी वर्कर को क्या करेंगे, ब्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है उस टास्क को कंप्लीट करने की, बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आ जाके रॉ मटेरियल परचेज कर सके. ठीक है. सो द एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट इन द नॉट कंप्लेक्शन ऑफ जॉब. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और अथॉरिटी कम है तो इसमें उसका रिजल्ट क्या आएगा कि जॉब में क्या होगा, किसी भी तरह की कम्प्लेक्शन नहीं होगी. सो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है? नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का कोई मिसयूज़ नहीं होगा. हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. तो ये क्या करेगा, अगर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे टाइम पे अपना काम कंप्लीट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, बिना किसी डिले के. कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे अगर हमें इस प्रिंसिपल का वायलेशन किया जाए? तो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी. तो क्या बोलेंगे, अगर ज़्यादा अथॉरिटी है तो क्या होगा, अथॉरिटी का क्या होगा, मिसयूज़ होगा. ओवर बर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो वर्कर्स क्या हो जाएंगे, ओवर बर्डन हो जाएंगे वर्क के साथ. डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी. अगर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट अथॉरिटी नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, काम में क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी. सो थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन. तो क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि हमें क्या करना, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन अमंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर. सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है. मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल. हर एक लेवल पे मीटिंग की कमिटमेंट होनी चाहिए, हर एक लेवल पे मीटिंग होनी चाहिए. Fuel insists that discipline is required at superior as well as a subordinate level. तो क्या बोल रहे हैं कि फ्यूल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन नेसेसरी है, चाहे वो सुपीरियर लेवल पे हो चाहे वो सबॉर्डिनेट लेवल पे हो. ठीक है. सो द रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट. तो क्या बोल रहे हैं कि रूल्स सिर्फ क्या है, सबॉर्डिनेट पर नहीं एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, सभी पे होंगे. और डिसिप्लिन क्या है, रिक्वायर है हर एक लेवल पर, ताकि गुड सुपीरियर को हर एक लेवल पे, मतलब अच्छे सुपीरियर के लिए. ठीक है. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट के लिए.
किन के बीच में, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के लिए। तो क्या बोलेंगे, हर एक लेवल पर हमें क्या है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे इस प्रिंसिपल के, ये क्या करेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या आएंगे, ठीक है, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की एब्सेंस रहेगी तो क्या होगा, काम में देरी होगी। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की अगर एब्सेंस रहेगी तो रिसोर्सेज में क्या होगा, वेस्टेज होगी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम one boss only, because if he is receiving order from more than one boss then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first। तो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। इसके अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सिर्फ उसी से ऑर्डर फॉलो करे। अगर उसके ज़्यादा बॉस होंगे, उसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है और एट अ टाइम एक भी टास्क कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है। तो क्या बोला गया है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। सो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके, नो कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट, इससे क्या होगा कि किसी भी सबॉर्डिनेट के माइंड में किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि वो सबसे पहले किसका मतलब किस बॉस के ऑर्डर को क्या करे, वो फॉलो करे, ठीक है। नेक्स्ट है नो ईगो क्लैशेस, कोई भी ईगो क्लैशेस नहीं आएंगे। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, वर्किंग में क्या होगी, इफेक्टिवनेस क्या होगी, इम्प्रूव। अगर इस प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया जाए तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ के माइंड में क्या रहेगी, कन्फ्यूज़न रहेगी। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी आएगी। सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेज। सो इससे क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें चांस मिल जाएगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सक्यूजेज दे के क्या कर सकें, भाग सकें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या मतलब है कि एक यूनिट मतलब एक प्लान, ठीक है। सो दैट इज़ द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर एंड एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड वन डायरेक्शन, सो दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ वन गोल। तो क्या बोला गया है कि एक यूनिट मतलब एक एम्प्लॉयज़ जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का क्या हो, सिर्फ एक ही प्लान हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उन्हें जाना हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो अपने गोल को, कॉमन गोल जो होगा उनको, उसे आसानी से क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। Each department and a group having a common objective must have one head and one plan only। तो क्या बोला गया है कि हर एक डिपार्टमेंट का सिर्फ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनका क्या होगा, एक सिंपल एक हेड होगा और एक प्लान होगा, ठीक है। सो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा इस प्रिंसिपल का, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टूवर्ड वन डायरेक्शन ओनली, इससे क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इन सभी के एफर्ट्स क्या होंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करेंगे तो इसमें क्या आएगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज वाई वर्किंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाके अपना काम करेंगे उससे क्या होगा, हमारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट होंगे। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में क्या होगा, डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अदर पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।